देखिए, हम लोगों ने थॉमसन का मॉडल पढ़ा। थॉमसन के मॉडल की कमी क्या थी कि उसमें उन्होंने बोला था कि सारे चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया और उसमें बताया गया कि रदरफोर्ड ने कि जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और वही जो जगह है वो न्यूक्लियस कहलाती है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि जैसे कि ये हमारा एटम है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है ये, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यही तो है। न्यूक्लियस पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों ओर जो स्पेस खाली बच रहा है, ये जो स्पेस खाली छूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस जगह पर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं, अगर इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन है तो वो कर क्या रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर इस पॉजिटिव चार्ज के, है ना। यही था रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर हैं, और फिलहाल हमको नहीं पता कि ये रिवॉल्व कर रहे हैं या स्टेबल हैं, रुके हुए हैं, मतलब स्टेशनरी हैं या चारों ओर मोशन कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये चीज़ हमको नहीं पता। तो हम पहले पता करते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि ये इसके चारों ओर रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं और रेस्ट पे हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कहीं माइनस चार्ज रखा होता है, कहीं पर प्लस चार्ज रखा होता है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। इस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो अकॉर्डिंग टू कूलाम कितनी होती है, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन और दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल, ये होती है। ये इतना फोर्स लगता है इन दोनों चार्जेस के बीच में, है ना। अगर ये इसको अपनी ओर खींचता है, ये इसको अपनी ओर खींचता है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसकी ओर चला जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर चला जाएगा। ठीक। अब कौन किसकी तरफ जाता है वो ये फॉर्मूला बताता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में है फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स जो भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इन दोनों चार्जेस को बढ़ा देंगे, देखिए इस फॉर्मूले में अगर k को कांस्टेंट मान लें तो F प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q1 और Q2 के। अगर हम इन दोनों चार्जेस को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, अगर हम इन दोनों चार्जेस को बढ़ा दें, मतलब प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हो, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दें, ठीक है ना, 2 कूलाम था, इसको 4 कर दें, 10 कर दें, 12 कर दें, 14, 16, 20, 100 कर दें, तो जितना ज़्यादा हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता रहेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। अगर इन दोनों के बीच में ये फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होंगे, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो कौन किसके पास जाएगा पहले, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये चेक करना है हमको। कौन किसकी तरफ जाएगा ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो कौन किसकी तरफ जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कंपैरिजन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब मास ज़्यादा होता है, भारी होता है ये हल्का होता है ना। तो जो हल्का होगा वो आसानी से भारी वाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कर देंगे तो नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाले की तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होगा, उतनी तेजी से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा जितना नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है। अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये जाएगा
चल के जाएगा और इसके ऊपर जा कर के गिर जाएगा। और अगर नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव वाले चार्ज के ऊपर जाके गिर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे। और जब डिफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर अभी तक जो पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पर अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। चार्जेस जो हैं आपके अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये भी इंक्रीज करेगा। अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, माइनस वाला प्लस को, प्लस वाला माइनस को। इनमें से कौन किसकी तरफ जाएगा, जो हल्का होगा वो चला जाएगा, जो भारी होगा वो नहीं जा पाएगा। तो भारी इन दोनों में कौन है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मास ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एटम बनाते हैं। जब नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ये और ये आपस में आके जब मिल जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ पर चार्ज तो खत्म हो गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर ऐसा करें, मान लो इसकी वैल्यू हम मान लें +5, तो ये कितना होगा, -5। और जब -5 +5 पर आकर के गिरेगा, डिफ्यूज हो जाएगा, तो +5 -5 0, है ना। +5 और -5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब वो न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है जिस सिस्टम में रखा हुआ है ये प्लस और माइनस चार्ज, वो सिस्टम अब कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर हम ये मान लें कि सिस्टम पूरा एटम है तो पूरा एटम न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब एटम में किसी तरह का चार्ज नहीं रह जाएगा, मतलब एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, है ना। बट ऐसा कभी नहीं होता, एटम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर एटम खत्म हो जाएगा तो सारे सब्सटेंस, सारे एलिमेंट्स, सारे पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। आप कोई भी दुनिया का यूनिवर्स का पार्टिकल ले लीजिए, सब कोई ना कोई एटम से मिलके बने हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है, सेल को ही एटम मान लीजिए। अगर आप उस बॉडी के सेल्स को ख़त्म कर देंगे तो बॉडी डेड हो जाती है ना। अगर बॉडी डेड हो गई मतलब सेल खत्म। सेल मतलब क्या, एटम। अगर एटम को ख़त्म कर देंगे तो सब्सटेंस खत्म। अगर इस मार्कर के एग्जिस्टेंस है, अगर ये मार्कर दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इस मार्कर में कुछ एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर हम एटम को निकाल के ख़त्म कर देंगे तो मार्कर भी ख़त्म, क्योंकि मार्कर जिस प्लास्टिक का बना है उस प्लास्टिक में कुछ ना कुछ एटम रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि एटम कभी ख़त्म नहीं होता। अगर एटम कभी ख़त्म नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव और आपस में मिल के कभी डिफ्यूज नहीं होते। अगर ये डिफ्यूज हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना चार्ज, और अगर चार्ज खत्म तो एटम खत्म। इसका क्या मतलब है कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव अगल बगल रखे हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम तो कर रहा है, लेकिन इस फोर्स के काम करने के बावजूद भी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अगर ये डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो परमानेंट इनके बीच के डिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि अगर बाय चांस ये आज थोड़ा सा मान लो खिसक गया, नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव की तरफ हल्का सा भी खिसक गया, थोड़ा सा भी, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस कम हो गई, है ना। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक। डिस्टेंस और कम हो जाएगी तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा। डिस्टेंस और कम हो जाएगी, कम होते होते अगर नेगेटिव वाला यहाँ पर आ गया तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी, मिनिमम। और अगर डिस्टेंस मिनिमम हो गई तो फोर्स हमेशा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। और उस कंडीशन में एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम इस एटम को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं तो हम इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वाले चार्ज के पास चाहते हैं कि वो ना जाए। हमारा मकसद क्या है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास में ना पहुंच पाए। वो क्यों नहीं पहुंच पाएगा, जब इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम कम ना करें, जितनी है उतनी ही मेंटेन रखें, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ नहीं जा पाएगा, एक डिस्टेंस पर ये रुका रहेगा। भाई मान लीजिए इनके बीच के डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है और हम इतनी ही डिस्टेंस मेंटेन रखें, हम कम ना करें, ज़्यादा ना करें तो कम भी ना करें, तो क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। और ये हमेशा परमानेंट ऐसा ही बना रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये चार्जेस कैसे हैं, स्टेबल हैं।
स्टेबल समझते हैं ना, वे चीज़ें जो अपनी जगह से हिलती नहीं हैं, जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती। इसमें टाइम बीतता रहेगा, इसके डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेबल है ना। लेकिन अगर इसकी डिस्टेंस लगातार चेंज होती रहे, कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए, तो क्या होगा, क्या स्टेबल रह पाएगा? जैसे ह्यूमन लाइफ है, इंसान की जो उम्र होती है वो क्या स्टेबल होती है? नहीं होती है। जिस इंसान का जन्म हुआ है वो कभी ना कभी बड़ा होके मरेगा जरूर, बड़ा नहीं होगा तब भी मरेगा वो, मरना तो उसका निश्चित है। तो क्या वो स्टेबल है? नहीं है। दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो स्टेबल हैं, उसके अलावा कुछ भी स्टेबल नहीं है ना। तो स्टेबल का मतलब क्या है कि जो चीज़ टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है। तो इसमें देखिए, अगर इसकी डिस्टेंस टाइम के साथ बदलती नहीं है तभी तो स्टेबल होगा ये। अगर ये नेगेटिव चार्ज लगातार पॉजिटिव की तरफ खिसकता रहे या पॉजिटिव चार्ज लगातार नेगेटिव की ओर खिसकता रहे, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और उस कंडीशन में क्या कहलाएगा कि ये जो एटम है वो कैसा है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल कब कहलाएगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस लगातार चेंज होती रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी। अगर ये नहीं घटती बढ़ती है तो फिर वो स्टेबल कहलाएगा। तो दो ही तो कंडीशन होंगी, या स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। मान लेते हैं कि ये अभी फिलहाल अनस्टेबल है, सपोज कर लीजिए कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि इनके चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लगातार कैसी होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अगर ये चेंज होती रहेगी और मान लीजिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अगर डिस्टेंस कम होती रहेगी, अगर डिस्टेंस कम होती रहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा। और बढ़ते 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 जब डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को जा करके डिफ्यूज कर देगा। बोलिए, और जब डिफ्यूज कर देगा तो क्या ये मटेरियल रह जाएगा? क्योंकि ये मटेरियल ही नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर बना है। अगर हम इस मटेरियल को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इन चार्जेस को ख़त्म कर दें। या ऐसा कह लीजिए कि अगर ये चार्जेस ख़त्म हो गए तो मटेरियल भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ये मटेरियल एटम है तो एटम भी ख़त्म हो जाएगा। बताइए, समझ रहे हैं हम जो बता रहे हैं? बोलिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये अनस्टेबल हुआ, अगर ये मटेरियल कैसा हुआ, अनस्टेबल, तो अनस्टेबल में क्या हो जाएगा, ये एटम जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कभी ऐसा होता है? क्या दुनिया में कभी ऐसा होता है कि एटम एग्जिस्ट ना करें? कभी नहीं होता। डाल्टन ने बोला कि एटम को हम छोटा नहीं कर सकते, जितना स्मॉल है उसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन कभी ये किसी ने नहीं बताया कि एटम को हम खत्म नहीं कर सकते। एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कभी खत्म नहीं हो सकता वो। जैसे एनर्जी होती ना कभी पैदा होती ना कभी खत्म होती, कंजर्व क्वांटिटी है, वैसे एटम को ना तो आप बना पाएंगे और ना ही आप उसको ख़त्म कर पाएंगे। दुनिया में एटम तो हमेशा मौजूद रहते हैं। मतलब ये जो लाइन हमने लिखी है कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट, वो गलत है। एटम क्या होता है, एग्जिस्ट करता है ना। और एटम के अंदर क्या है, जब आप एटम को तोड़ के देखते हैं तो एटम के अंदर क्या मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो अगर एटम एग्जिस्ट करता है तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते होंगे? करते होंगे, क्योंकि एटम मिलके जिससे बना है वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अनस्टेबल वाली कंडीशन लेके चले थे वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो अब बची क्या, अगर ये अनस्टेबल नहीं है तो फिर क्या रहे होंगे, ये स्टेबल रहे होंगे, है ना। अगर अनस्टेबल नहीं है तो फिर कैसे रहे होंगे, स्टेबल। स्टेबल की कंडीशन क्या है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक डेफिनेट है और वो मेंटेन है, जो ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट कर दें, इस फॉर्मूले को देख के बताएं, अगर इस डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर दें जो कि चेंज नहीं हो रही है, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन चेंज हो रहा है? देखिए, फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ इस तरीके से रिलेटेड है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, आर अगर बढ़ा रहे हैं तो रेसिप्रोकल है, तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप आर को कम कर दे रहे हैं तो एफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना।
मतलब आर के साथ, आर क्या है, डिस्टेंस, आर के साथ एफ जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम आर को कांस्टेंट कर दें, बदले ही ना, तो फोर्स भी नहीं बदलेगा। आर का मतलब डिस्टेंस हमने मान ली है, अगर सपोज कर लो कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम 5 का 5 ही मेंटेन रख रहे हैं। अगर हम 5 ही मेंटेन रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स भी उतना ही मेंटेन रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना कभी खत्म होगा। अगर ये डिस्टेंस हम कभी भी खत्म ना करें, टाइम के साथ लगातार ये उतनी ही बनी रहे बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो क्या फोर्स बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अगर फोर्स नहीं बदलेगा तो मतलब एटम नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाएगा तो इन दोनों के बीच का एग्जिस्टेंस बना रहेगा या खत्म हो जाएगा? बना रहेगा। अगर एग्जिस्टेंस बना रहेगा तो क्या स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे? स्टेबल होंगे, है ना। और ऐसा हम लोगों ने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है कि एटम कभी खत्म नहीं होता, तो मतलब वो कैसा है, स्टेबल है। और अगर एटम स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि एटम एग्जिस्ट करता है। क्या करता है वो? एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो ये कंडीशन तो हम लोगों ने पूरी तरीके से गलत ही साबित कर दी कि अनस्टेबल तो वो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, कौन सी कंडीशन, स्टेबिलिटी की। तो हम लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि एटम जो है वो कैसा है, स्टेबल है। अगर एटम स्टेबल है तो एटम के अंदर क्या पाया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एटम स्टेबल है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे, रहेंगे ना। ये तो कभी खत्म नहीं होंगे, बोलिए। ठीक। अगर कभी खत्म नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जरा उनको देखते हैं अब। एक बात बताइए, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं जा रहा? इस ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? अगर हम इसको नेगेटिव को देखें, इस पॉजिटिव को देखें, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा होगा। लेकिन दोनों में से अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? क्या समस्या है? अगर हम ये मान के चलें कि इसको हमने पकड़ लिया है ऐसे पीछे से, हालांकि ये जाना चाहता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होना चाहता है, लेकिन इसको हमने अगर यहां से पकड़ लिया है, होल्ड करके रखा है, तो ये नहीं जा पा रहा है। अगर हम इसको छोड़ देंगे यहां से तो ये चला जाएगा ना, बोलिए। अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसको किसी ने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है ना। जैसे ये मार्कर जो है वो अर्थ के ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा अगर छोड़ देंगे तो, ये इस तरीके से। अगर पकड़ के रखेंगे तो ये नहीं जाएगा, हम जितनी देर इसको पकड़े रहेंगे तब तक ये नहीं जाएगा, जैसे छोड़ देंगे तो ये चला जाएगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर नहीं जा रहा है तो इसको पीछे से किसी ने पकड़ करके रखा होगा, क्योंकि अगर हम इसको होल्ड करके नहीं रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव के पास चला जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं, अगर डिफ्यूज हो जाएगा तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक। हालांकि रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो अनस्टेबल है या स्टेबल है। हमने दोनों की कंडीशन देखी। अनस्टेबल में क्या होता है कि एटम एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल में क्या होता है कि एटम एग्जिस्ट करता है। और अगर एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मान लीजिए एटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो रदरफोर्ड की सारी थ्योरी ही गलत हो गई, क्योंकि रदरफोर्ड तो एटम के बारे में ही डिस्कवर कर रहे थे, उसी के बारे में तो बता रहे थे, और फिर वही एग्जिस्ट ना करे तो थ्योरी ही बेकार हो गई। थ्योरी का जो प्लॉट है वो क्या है, एटम का एग्जिस्टेंस, और हम ये मान के चल रहे हैं एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो थ्योरी बेकार हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एटम तो एग्जिस्ट करता है। अगर एटम एग्जिस्ट करता है तो एटम के अंदर जो जो चीजें होंगी वे सब एग्जिस्ट करती होंगी, है ना।
अगर एटम एग्जिस्ट करता है तो एटम के अंदर जो जो पार्टिकल जो जो चीज़ें होंगी सारी एग्जिस्ट करती होंगी। एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कर क्या रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव एटम के अंदर, ये क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है? तो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनके नंबर और प्रोटॉन के नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज के नंबर आपस में बराबर है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन एक दूसरे को चार्जलेस कर देते हैं और ये न्यूट्रल बना रहता है, मान लेते हैं हम। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कर क्या रहे हैं, और अगर हैं इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, वो रेस्ट पे हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कैसा मोशन कर रहे हैं, ये सब वो नहीं बता पाए। मतलब रदरफोर्ड जो है वो ये तो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, एटम है, लेकिन अगर एटम एग्जिस्ट करता है तो वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसके बारे में जब रदरफोर्ड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, उनको सिर्फ इतना पता था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, मतलब रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं, इस बारे में रदरफोर्ड ने कुछ खास नहीं बताया। तो यही रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है जो हमको पढ़ना है। क्या ड्रॉबैक है कि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं लेकिन वो मूव कर रहे हैं या रेस्ट में हैं ये नहीं बता पाए। तो क्या नहीं बता पाए, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, मान लीजिए अगर ये रेस्ट पे है तो क्या होगा, और अगर मोशन में है तो क्या होगा। अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी तरफ चला जाएगा, कभी ना कभी तो खींच ही लिया जाएगा, क्योंकि इसको पकड़, हमने इसको अगर पकड़ के रखा है तब तो ये नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो चला जाएगा ना। एटम के अंदर क्या हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे? क्या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम होल्ड करके रख पाएंगे, बताइए? पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएंगे, अगर हम इसको होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, इसको अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे तो इसकी तरफ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना। और अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर चला गया तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, मतलब एटम खत्म। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइन प्लस की ओर नहीं जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। रदरफोर्ड ने बोला अपने मॉडल में कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। इनकी थ्योरी लेके चलते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, या फिलहाल हमको नहीं पता वो रिवॉल्व कर रहा है या रुका हुआ है, हम मान लेते हैं रेस्ट पे है। ठीक है, अब अगर ये रेस्ट पे है तो इनके बीच में क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है। ठीक है ना। मान लीजिए रिवॉल्व भी कर रहे हैं, अगर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है तब भी क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, तब भी लगेगा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, कहीं भी पहुँच जाएगा, यहाँ पे होगा तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, तब भी तो लगेगा। इस कंडीशन में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ रहे हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा, खींच लेगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को प्लस की ओर खींच लेगा। अगर खींच लेगा तो मान लीजिए अभी ये इस तरीके से मूव कर रहा था, ये पाथ था, ये पहला चक्कर लगाया इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, इस पर फोर्स लगना शुरू हुआ, इसने क्या किया, इसको अपनी ओर खींचा। ठीक है, जब फोर्स लगाते हैं हम किसी पार्टिकल पर और अपनी ओर खींचते हैं तो उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है।
है ना। अगर कोई पार्टिकल बहुत तेज जा रहा है और उस पर आप मान लिया बाइक जा रही है, कार जा रही है या साइकिल जा रही है, उसको अगर ब्रेक लगा दें तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ना। तो इसको हमने, इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, अपनी ओर खींचा, फोर्स लगा के अपनी ओर खींचा, जिससे क्या हुआ, अभी तक ये जिस स्पीड से आ रहा था यहां तक, उसकी पहले से स्पीड कुछ कम हो जाएगी। और अगर स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, क्या वो उसी पाथ पे चल पाएगा? नहीं। अब मान लीजिए इस पाथ पे चला वो, देखिए पहले के कंपैरिजन में दूसरा वाला जो पाथ है थोड़ा छोटा है ना। क्या जब ये वापस इस पाथ पे चक्कर लगा के वापस यहां पहुंचे गया, तो क्या इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दिया लगाना? ये तो उतना ही लगा रहा है। अगर उतना ही लगा रहा है तो इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी, और अगर और कम हो जाएगी तो छोटे पाथ पे आएगा ये, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और ये यहाँ पे आके गिर जाएगा। देखिए जरा इस पाथ को देखिए, पहली बार ये इस पाथ पे चक्कर लगाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हुआ, और धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होती रही, कम होते 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 ये क्या हुआ, न्यूक्लियस पे गिर गया। जब प्लस वाला नेगेटिव वाले को अपनी ओर खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें जब आके गिर जाएंगे तो डिफ्यूज हो जाएंगे। जब डिफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं बचा, पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म, तो एटम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। मतलब एटम का अनस्टेबल हो गया, यही तो होगा, है ना। अगर एटम खत्म तो दुनिया में हर एक चीज खत्म, क्योंकि हर एक चीज एटम से ही तो मिलके बनी, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता? अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जैसा रदरफोर्ड ने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन इस पर गिरते क्यों नहीं है? अगर गिर गए तो डिफ्यूज मतलब अनस्टेबल। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि गिरते हैं? नहीं गिरते, मतलब ये स्टेबल हैं। अगर ये स्टेबल हैं तो क्यों हैं ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर क्यों नहीं गिरते? जब इसको रदरफोर्ड से पूछा गया तो इस क्वेश्चन का आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाए। यही क्या क्या था रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। समझ में बात आई कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर गिर जाने चाहिए, बट वो नहीं गिरते। अब अगर वो नहीं गिरते और रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर क्या हुआ, कोई नई थ्योरी बनाई जाएगी, कोई नया आदमी आएगा। तो इसको एक्सप्लेन किसने किया था? उन्हीं के स्टूडेंट थे नील्स बोर। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था और बताया था कि आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्यों नहीं गिरते। ठीक है, तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक समझ में आया। अब इनके ड्रॉबैक को दूर करने का तरीका देखते हैं, और